फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं इस गांव के रहने वाले तमाम जमात के लोग, इस गांव के वो किसान जिन्होंने दिन अपना पसीना बहाया अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए, और आज यहाँ पर मौजूद हैं पीर साहब की मोहब्बत में पीर साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। इस महफिल के मेहमान खास मेरे सियासी उस्ताद सरदार अब्दुल रहीम साहब, जनरल सेक्रेटरी सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, हमारे नौजवान दोस्त भाई खिजर हयात मंगरियो साहब, वाइस प्रेसिडेंट सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, इस जमात के एक मजबूत सतून वरियाम फ़कीर खलीफो वरियाम फ़कीर साहब हमारे सूबाई सिंध के असेंबली के मेंबर भी हैं, और उनके बाद इस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट गुलाम दस्तगीर राजड़ साहब, जिन्होंने आजकल इस तंजीम के अंदर एक नई रूह फूंक दी है। उसके बाद हमारी नौजवान क़यादत, जिन्होंने वक्तन बवक्तन जमात के साथ अपना खून बहाया, अपना पसीना दिया। मैंने प्रोग्रामों के अंदर झंडे लगाते हुए भी इनको देखा, मैंने नारे लगाते हुए भी देखा, मैंने तंजीम के अंदर फाल भी देखा। वकार जट साहब और हमारी जमात के अंदर एक नए नौजवान जिनको मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे हौसला मिलता है कि जमात के उसूलों पर इतने पाबंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फारूक मंगरियो साहब, उनके बाद गुलाम नबी मंगरियो साहब, जॉइंट सेक्रेटरी सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, एक्स MPA, जिनकी असेंबली के अंदर वो अजान देना मुझे बखूबी याद है, सईद खान निज़ामानी साहब, क्योंकि अजानें दी जाती हैं जब मुश्किल वक्त आता है। उसके बाद इस तालका के एक्स तालका नाज़िम खुदा बख्श दरक साहब, फिर मेरी कराची के टीम के ज़िले कोरंगी के साथी तनवीर चौधरी साहब, और बिलखुसूस जमात के तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्ग, तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम, भेज पगारा। पीर साहब का जो ये प्रोग्राम आज मेरे साथी, मेरे दोस्त हुर मोहम्मद खान मंगरियो, और ज़रूर जो उसके अंदर पूरे का पूरा ताबन उनके वालिद हाजी नबीन मंगरियो साहब का होगा, और उसके अलावा इस गांव के, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, इसके गांव और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले दोस्त साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम को हकीकी मानों में गुलाब के फूल लगाए हैं और चांद लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, भेज पगारा। मुझसे पहले जितने भी साथी गुजरे, उन्होंने मेरे उस कायद जिनको मैं अपना रूहानी पहला इश्क मानता हूँ, शाह मर्दान शाह के बारे में आप लोगों को आगाही भी दी, उनकी जिंदगी के ऊपर रोशनी भी डाली। मेरे नजदीक वो लफ्ज हम साथियों में से किसी के पास नहीं कि वो उस वक्त के वली, उस वक्त के दाना, उस वक्त के दानिश्वर, उस वक्त के सियासतदान, उस वक्त के कायद के लिए हम कह सकें और हम उनको खिराज तहसीन पेश कर सकें। वो सहरंगेज शख्सियत थी जब बचपन में पीर पगारा के लक़ब के साथ इस वतन के अंदर आए, तो वो जब एयरपोर्ट से निकलकर बाहर देखते हैं तो लाखों करोड़ों हुरों के वो लीडर, वो मुर्शिद, वो पीर, आगे देखते हैं चंद लोग हैं, आगे देखते हैं चंद लोग हैं, क्योंकि उनकी तमाम जमात कैदो सोहबत का वक्त गुजार रही थी। और ये वो अलमिया है कि तारीख शायद उस वक्त के लीडरान को माफ ना करे कि वो कैद में थे जो पाकिस्तान की आजादी के लिए लहू दे रहे थे, वो कैद में थे जिनके आबाओ अजदाद फांसी के फंदे चूम रहे थे, और वो कैद में थे। हमारी जमात के
उस वक्त के कई वो हमारे बुजुर्ग उन जेलों में, उन कैदों में, उन सोहबतों में पैदा हुए जहां खाने को खाना नहीं था, जहां पीने को पानी नहीं था, मगर जब भी वक्त जरूरत था इस धरती के लिए उन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत। तो जब उस जमात के साथ ऐसा तरीकेकार परखा गया और उसके बावजूद भी उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि ये वतन तेरा है या मेरा है। जब गुलामी की जंजीरें शाह मर्दान शाह ने तोड़ी तो उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये पूरा खित्ता शाह मर्दान शाह के वो एहसान नहीं चुका सकता जिसने हमारे अंदर ये सुर्ती डाली कि हमेशा कहना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उन बातों को जिसे आज तमाम लीडरान एक वो रंगीन मिजाज किस्म के नारे और वादे करते हैं, जैसे माजी में भुट्टो ने कहा कि मैं रोटी और कपड़ा मकान दूंगा, मगर उसको ये बात भूल गया था कि रोटी कपड़ा मकान खुदा की जात देती है। उसने भूख और बदहाली दिया, उसने सांगड़ को लाशों के तोहफे दिए, मगर शाह मर्दान शाह ने कभी झूठा वादा, कभी झूठा इकरार न कौम के साथ किया न अपनी जमात के साथ किया। हकीकत यह है जो जमात के पांव में जूती नहीं थी, जिस जमात के तन पर पूरे कपड़े नहीं थे, जिस जमात की माओ बहनों के सरों पर चादरें नहीं थी, उस जमात को इतना मजबूत शाह मर्दान शाह ने किया कि मैं दावे से कह सकता हूं, मैं ये दावे से बात कह सकता हूं कि आज तक इस जमात के अंदर भूख और बदहाली से कभी खुदकुशी नहीं हुई। तो उनके वो खैरपुर में मुझे अल्फाज, वो कलमात, वो सुनहरी कलमात याद आते हैं जब उन्होंने फरमाया कि उनसे सवाल पूछा गया कि सिंध में सिंधियों का क्या होगा। उन्होंने कहा सिंधी जो हमारे साथ हैं वो खुशहाल हैं, वो आबाद हैं। जो झूठे नारों की तरफ, जो उन चटपटे नारों की तरफ गामजद हुए, उन्होंने अपने नाखून भी निकलवाए, उन्होंने अपनी कैदो सोहबत में भी रहे, मगर आज उनको देखो वो इस तरह यगाने और पागल हो गए हैं। वो उस पार्टी के कपड़े पहन के घूमते हैं, मगर खुदा की कसम उनके घरों के अंदर 2 वक्त की रोटी महाल है, मगर आज जमात खुशहाल है। तो वो शख्सियत थी जब पाकिस्तान के लिए कुर्बानी, वाज़े कुर्बानी, सियासी कुर्बानी नहीं, वाज़े कुर्बानी आज़ादी के लिए दी, तो उनके वालिद मोहतरम हमारे इमाम इनकलाब सूरे बादशाह ने दी। मगर वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ जब यहाँ पाक सरजमीन गाया गया तो वो कैद में था, वो लिवरपूल में कैद में था इंग्लैंड में। जब पाकिस्तान की आजादी और इस खित्ते की आजादी और मुसलमानों की आजादी की बात हो रही थी, जिस जमात ने बढ़ चढ़कर अपनी गर्दनें दी, अपना तन दिया, अपना मन दिया, वो कैद में थे। मगर फिर भी मेरा रहबर, मेरा मुर्शिद, मेरा इश्क मुझे सिखा के गया कि मेरी जंग, मेरे वालिदैन की जंग इस धरती के आजादी के लिए थी। ये आजादी मिल चुकी, अब इसकी बका हमारा फर्ज है। तो उस बका के वादे को भी लफ्जों तक महदूद नहीं रखा शाह मर्दान शाह ने। उस बका और दिफा के वादे को 65 की जंगों के 71 की जंगों सफ़े अव्वल में खड़ा होकर निभाया है। और मुझसे पहले किसी स्पीकर ने ये बात की तो क्या खूब बात थी कि सुन्नते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हुए जब भी आए तो उन्होंने कहा मैंने अपने दुश्मनों को माफ किया। जब जंग की तकरीर की, कहा कि बूढ़ों पर वार नहीं करना, बच्चों पर वार नहीं करना, औरतों पर वार नहीं करना। इस तरह के जंग के उसूल कौन से लीडर सिखाते हैं?
तो जो बातें मेरे भाइयों ने कही बिल्कुल बजा है, मगर एक चीज की कमी है, कि शाह मर्दान शाह ने हमें जो हौसला सिखाया वो पस्त नहीं पड़ना चाहिए। आज हम इतने खामोश क्यों हैं? आज हम अपनी उस पार्टी, जिस पार्टी का केस लड़कर शाह मर्दान शाह ने साबित किया कि ये वही फंक्शनल लीग है जिसने पाकिस्तान की तहरीक चलाई, ये वही मुस्लिम लीग है जो मुसलमान के हकूक की बात करती थी, ये वही मुस्लिम लीग है जो दो कौमी नजरिए की बात करती थी, ये वही मुस्लिम लीग है। उसको फाल करने के लिए हमारे अंदर सुस्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं होने का क्या मतलब? नहीं होने का क्या मतलब? ये सुस्ती हमारे ऊपर हराम होनी चाहिए। तो अगर आज हम और आप सुस्त हुए तो हम अपने मुर्शिद के उस दरस उस सबक को भूल रहे हैं मतलब। तो इसलिए हमारे अंदर चुस्ती जरूरी है। क्यों कि इस खित्ते को आजाद कराने वाला हमारा इमामी इनकलाब, जिसको कहते हैं, जिससे हमें स्पिरिचुअल पॉलिटिकल पावर मिलती है, इमामी इनकलाब सूर्य बादशाह पे, जो धरती उसने हमें आजाद करा के दी, उस धरती के का पहरा देना, उस धरती पे रहने वाले तमाम लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका और मेरा फर्ज है। फिर ये हम सुस्ती कैसे कर सकते हैं? फिर ये काहिली हम कैसे कर सकते हैं? तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे वो बच्चे जो बैठे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बात कर रहा हूं कि पार्टी के अंदर फाल हो जाए। ये वो पार्टी नहीं है कि जो अपने वर्कर को ईंधन बना के इस्तेमाल करेगी। ये वो जमात है जो आपको जरूर इस्तेमाल करेगी कि अवाम के फलाह व बहबूद के लिए, अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको इस्तेमाल करेगी। और आपको फख्र होना चाहिए, आप उस जमात के अंदर हैं जिस जमात के कायदीन ना करप्शन ज़दा हैं, ना धोखाधड़ी करते हैं, ना झूठ बोलते हैं। आज तमाम जमातों के लीडरान नैब के पीछे छुप रहे हैं, बेलें जमा करा कर आज़ादियाँ ले रहे हैं, और बेल एप्लीकेशंस उनकी देखो तो हजारों किस्म की बीमारियां उनको लाहक हैं, मगर इस सूबे के बुनियादी हकूक को खाने में उनको किसी किस्म की बदहज़मी नहीं होती। गरीब आवाम का पैसा लूटने में उनको किसी किस्म की कबाहत महसूस नहीं होती। आपके इदारों के अंदर, तालीमी इदारों से लूटने वाले पैसे से अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने में कोई कबाहत महसूस नहीं होती। आज के हुक्मरान वो हुक्मरान है जिस हुक्मरान के हाथों ना नाज़िम जोखो महफूज है, ना साइमा जरवार जो महफूज है, ना रमशा वसान महफूज है, ना उम्मे रबाब महफूज है। आज इस सिंध पर वो तबका काबिज है जो अंग्रेजों के कूजे भरता था, जो अंग्रेजों के घोड़े फैलाता था। वो खान बहादुर के बच्चे आज काबिज हैं यहाँ पर। तो आपका और हमारा जिहाद सूर्य बादशाह के फांसी के फंदे चूमने से खत्म नहीं हुआ था, आज तक चलना चाहिए। क्योंकि आज हमारा जिहाद उस तबके के खिलाफ है जो तबका इस धरती के हकूक खाता है और नस्ब करता है। तो फिर आप और हम सुस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं आप लोगों को किसी तज़ाद में नहीं डालूंगा, मैं आप लोगों को कोई ऐसी जलन वाली बात नहीं कर रहा, मगर खुदा की कसम सरदार रहीम साहब को आफरीन है कि कराची में कोई नहीं था, मगर अब जहां भी जाओ एक ही नारा लगता है, आया आया हुर आया, आया आया हुर आया। जब कराची को हमने हुर बनाने की बात कर दी तो सांगर में खामोशी क्यों होनी चाहिए? तो फिर खिबरों में खामोशी क्यों होनी चाहिए? फिर उमरकोट की सीटों पे बाहर के लोग क्यों लड़े इलेक्शन? क्यों ना जमाती लड़े हमारा? फिर क्यों ना पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन का वर्कर लड़े? फिर मीरपुर खास मेरे हाथ से दूर क्यों हो? फिर बद्दीन मेरे हाथ से दूर क्यों हो? फिर मैं कोट की सीटें जो है बांट के दूसरों को क्यों दूं? ये आपकी सीटें हैं, ये पीर साहब के वोट हैं, मगर हमें उस वक्त के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने के लिए हमें जो जमात पीर साहब ने बना के दिए उसके अंदर हमें फाल किरदार अदा करना पड़ेगा। मेरे साथ
कराची में जितने साथी हैं, खुदा की कसम मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले साथी हैं। कोई उर्दू बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सराइकी बोलता है, मगर पीर साहब के साथ ऐसा सच्चा इश्क करते हैं, मुझे लगता है कि मैं सांगड़ के होटल पे बैठ के चाय पी रहा हूँ और पीर साहब की बातें कर रहा हूँ। ऐसे आम बातें पीर साहब के बारे में होती हैं। तो फिर जब कराची जलसा करे तो 10,000 का, और जब यहाँ कोई एहतजाज हो तो 10 लोगों का, तो ये बात आइंदा नहीं होनी चाहिए। फिर हम अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे। फिर सिर्फ हम जमाती सिर्फ कहलाना काफी नहीं है, जमात के उसूलों पर पैरान रहना जरूरी है। पीर साहब के बताए हुए दरस पर चलना जरूरी है। सूर्य बादशाह के दिखाए हुए रास्ते पे गामसन रहना जरूरी है। अगर हम कहेंगे कि हम सिर्फ जमाती हैं और हमने अपना फर्ज अदा कर लिया, नहीं, फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फिर हम अपने मुर्शिद के उन लफ्जों को धोखा दे रहे हैं। फिर हम अपने सिस्टम, जमाती सिस्टम को धोखा दे रहे हैं, जो हम नहीं दे सकते, जो हम नहीं दे सकते, और वो देना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर एक लम्हे के लिए भी, खुदा की कसम, आप इन उसूलों से बाहर गए, आप एक लम्हे के लिए भी उस बताए हुए रास्ते से पर नहीं चले, तो ये लोग आप पे काबिज हो जाएंगे। और ये वो लोग हैं जिनके हाथों, मैंने साइमा जरवार का एक नाम लिया। साइमा जरवार 5 साल की वो मेरी बच्ची, बेटी, बहन थी, जो लाड़काना में बस्ता लेके स्कूल जा रही थी। उसकी इज्जत जनी की गई, उसकी लाश गुरसा को मिली, उनकी FIR नहीं कट रही थी, और जनाब बिलावल साहब ने एक लफ्ज से कोई एक लफ्ज नहीं बोला। रमशा वसाण वो थी जिसका कोडीजी के अंदर, घर के अंदर घुसकर उसका सीना गोलियों से छन्नी किया गया, और उसको मारने वाला उस वक्त का पीपल्स पार्टी का MNA का कोई सिक्योरिटी गार्ड था। FIR नहीं हो रही थी। फिर नाजिम जोखियो को तशद्दुद कर के मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, और उसको मारने वाला इस जो हुकूमती जमात है उसका MP है। फिर लाड़काना में एक बच्ची अपनी जमीन, अपनी उस जायदाद जो तमाम जमा पूंजी थी, उसका घर का प्लॉट था, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी। कोई इसरान नामी एक MP था, उसने उसके सिक्योरिटी गार्ड ने छल्ली कर दिया। ये वो लोग हैं, ये रहबर नहीं रज़न है। अगर इन रज़नों से लड़ना है, अगर इन मुनाफिकों से लड़ना है, तो सूर्य बादशाह का फलसफा अपनाना होगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इस मुल्क की नौजवान की बका सूर्य बादशाह का फलसफा है। वो फलसफा कौन सा फलसफा था? वो हुर्रियत का फलसफा था, वो आजादी की बात करने का फलसफा था। और आजादी की बात महज जमीन के ऊपर लकीरें खींचने से खत्म नहीं होती। गरीब को पेट भरकर खाना खाने की आजादी होनी चाहिए। गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़े, उसको तालीम हासिल करने की आजादी होनी चाहिए। उस आजादी की बात आपने और हमने करनी है, क्योंकि हम वो सिपाही हैं जिनका हकीकी मानों में इस वतन की आजादी के अंदर लहू शामिल है। तो अब जब वक्त आन खड़ा हुआ, 2015 की इलेक्शन थी, उस हमारे साथी को मैं कैसे भूल जाऊं, उस नूर हसन फकीर को कैसे मैं भूल जाऊं, जिसने सीने पे गोलियां खाई और इस मुर्शिद करीम के बच्चों को महफूज किया। मैं उसको कैसे भूल जाऊं? अगर कहते हो जमहूरियत के लिए उसने भी कुर्बानी दी। आज इदारों के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। 6 साल गुजर गए हैं, आप अभी तक फैसला नहीं कर पाए कि कातिल कौन था। मैं कैसे मान लूं कि फरिश्ते आए, गोलियां बरसा गए? ये मैं कैसे मान लूं? तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये शुक्र अदा करें एस्टैब्लिशमेंट और तमाम इदारे पीर साहब वगैरह का, जिसने उस वक्त हमें कहा सबर करो, सबर करो। अगर वो सबर की नहीं, वो बदले की बात कर देना, हम दिखाते कि रास्ते कितने तंग हैं और तुम कितने करीब हो। हम बदला लेना जानते हैं, मगर हम अपने इदारों के ऊपर यकीन रखते हैं। हमारे लीडरान हमें ये समझाते हैं, खुदारा इस बात पे हमें कायल ना होने दो कि ये इदारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हुर जब अपने फलसफे पे निकल गया और चल गया, तो फिर ना यहाँ पर तीर चलेगा, ना यहाँ पर पल्ला चलेगा। सिर्फ एक ही बात होगी कि आया 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 हुर आया।
तो इसलिए हुर को कभी, हुर लफ्ज को कभी आम नहीं समझना। हुर वो था जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा हुआ, लश्कर छोड़ के चंद लोगों के साथ खड़ा हुआ, हकीकत की बात पे खड़ा हुआ, सच्ची बात पे खड़ा हुआ। हुर का लफ्जी माने हैं आजाद। तो हम सब ने हकीकी मानों में हुर बनना है। हमने अपने अंदर ज़हनी आजादी लानी है, हमने अपने अंदर तालीमी आजादी लानी है, ताकि हम उस फलसफे के ऊपर मजीद गामजन रह सकें और अपने बच्चों के हकूक के लिए लड़ सकें। और जो लोग कहते हैं ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, हम फौज के लोग हैं, हम फौज के लोग सिर्फ उसी वक्त हैं जब इस वतन के ऊपर मुश्किल वक्त खड़ा होता है, मगर मसलहतें हम नहीं करते। अगर करते तो आज हम इक़्तिदार में होते। हम बूट चाटते नहीं हैं। अगर हम चाटने वालों में से होते आज जरदारी साहब की तरह इक़्तिदार में होते, वो दूसरे लीडरान की तरह मजे ले रहे होते। हमारे कायदीन इस मुल्क का पैसा लूट कर इंग्लिस्तान में महल नहीं बनाते, वो अपनी जमात, अपने लोगों, अपने पार्टी के वर्कर्स के ऊपर तमाम फैसिलिटेट करते हैं जब वक्त आता है। आपने कभी ये सुना कि पीर साहब वगैरह ने कहा सबसे पहले और बातें छोड़ो, मेरी पार्टी अब इक़्तिदार में आ रही है, मुझे वजीर आज़म बनाओ? नहीं, वो कहते हैं वजीर आज़म बनाओ तो मेरे किसी जमाती को बनाओ, मेरे किसी वर्कर को बनाओ। तो ये वो कायदीन है, ये वो लीडरान है। और आज मुझे एक चीज़ जानकर बहुत खुशी हुई, मैं सारी चीज़ों को भी समेट रहा हूँ, कि बहुत खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, पाँच PhD होल्डर इस एरिया के, खुदा की कसम आप लोगों के ऊपर गर्व है, फख्र है आप लोगों के ऊपर। तो इस चीज़ को कंपटीशन बनाना है हमने तालीम के रास्ते में सबको पीछे छोड़ना है और इस तंजीम को फॉल करने में हर एक नौजवान निकल के आए। कल नाना राजड़ साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट कल सुबह उठे तो वो तंग आ जाए, वो कहें कि यार इतने लोगों को मैं किसको कौन सा ओहदा दूं। ये नौजवान कह रहा है मुझे MSF में रखो, वो मजदूर कह रहा है मुझे लेबर विंग में रखो, मैं किस को एडजस्ट करूं। ये माहौल क्रिएट करो अपनी तंजीम के लिए। सिर्फ घर में बैठ के अगर हम कहेंगे कि काम नहीं हो रहा, तंजीम नहीं बन रही, तंजीम घोड़ों जानवरों से तो नहीं बनेगी, तंजीम इंसानों से बनेगी। जब आप लोग सामने आओगे तो तंजीम बनेगी। वॉलेंटरीली मुफ्त में अपना लहू, अपना पसीना, अपना टाइम देना इस तंजीम को, क्योंकि ये तंजीम सिंध के हकूक की बका है, ये तंजीम फेडरेशन की बका है। तो इसलिए इस तंजीम को मजबूत करें ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल मजबूत हो और इक़्तिदार में आए तो आप लोगों का रोजगार और बुनियादी असूल, तो उन चीज़ों को हमने लेके चलना है कि इस तंजीम को मजबूत करें ताकि हम अपने अवाम बिला किसी तफरीक के, अपनी अवाम, इस सूबे में रहने वाली अवाम को बुनियादी हकूक दे सकें। और ये बात मैं भूल नहीं सकता था, मगर मेरे दोस्त ने याद दिलाई है तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज जो पन्नो आकिल में 2 लोग अगवा हुए हैं, अब मैं किससे अपील करूँ? उस गैरतमंद बेटे बिलावल से अपील करूं जो अपनी माँ के कातिल आज तक गिरफ्तार ना कर सका। मैं उस गैरतमंद शोहर से अपील करूं जो एक दिन केस के अंदर पैरवी करने अपनी बीवी की नहीं करने गया। मैं उससे अपील करूं कि बंदे हमें आज़ाद करा के दो। मगर फिर भी इधर के तमाम इदारों से हमारी इल्तमास है, हमारी रिक्वेस्ट है कि नौजवानों को आज़ाद कराया जाए, फिलफोर आज़ाद कराया जाए। क्यों कि ये कानून का, ये रियासत का बुनियादी हक है और काम है कि तहफ़्फ़ुज़ दे। अगर रियासतें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाती हैं तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं, फिर सिविलाइज लोग सिविलाइज नहीं रहते। इसलिए मैं तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि उन नौजवानों की बाजियाबी को फिलफोर यकीनी बनाया जाए। और आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतने तहम्मुल से हमें सुना और इतने ठंडे भी ना हो जाएं। आखिर में ऐसे कोई नारे लगाएं कि मेरा दिल खुश हो जाए, मैं चला जाऊं, आगे 4 घंटे का सफर भी है। तुझो साईं मुझो साईं, तुझो साईं मुझो साईं, अब बस पाकिस्तान का है एक किनारा, भेज पगारा भेज पगारा। अब बस सांगड़ का है एक किनारा, अब बस खिपरो का है एक किनारा, भेज पगारा। अब कराची से कश्मीर तक का है एक किनारा,
नारे विलायत, नारे विलायत। आप सब लोग जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।